अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी हों इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि 16 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश को बने हुए पूरे 50 बरस यानी कि निस्फ सदी मुकम्मल हो गई, जबकि जो बंगाली भाई थे वो पाकिस्तान के साथ 25 बरस भी साथ नहीं रहे थे। और अलहदगी के बाद सिर्फ 50 बरस में जिस तरह तरक्की करके वो जनूबी एशिया की दूसरी बड़ी मईशत बन गई, यानी वो मुल्क दूसरी बड़ी मईशत बन गया, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो बंगाल था, अहले बंगाल, वो गरीब नहीं थे, बल्कि मगरबी पाकिस्तान की उनके लिए पॉलिसियाँ गलत थीं। तो दोस्तों, मेरा इस वक्त मौजू ये है कि आखिर हम लोग कब तक 16 दिसंबर को यौम सोग मनाने के बजाय अपने बंगाली भाइयों को उनकी आज़ादी और फिर उनकी इतनी कामयाबी और तरक्की पर उन्हें मुबारकबाद पेश करेंगे। और ये सिर्फ किसी आपके या मेरे करने से इनफरादी सतह पर तो मुमकिन नहीं है, इसके लिए तो बाकायदा एक कौमी बयानिया बनाना पड़ेगा। मौरखीन ये कहते हैं कि बांग्लादेश महीनों या चंद बरसों में नहीं बना है, बल्कि 2 अशरों की मुआशी, सकाफती और सियासी महरूमियाँ और नाहमवारियाँ इस दीवार की ईंटें चुनती चली गईं और ये ऊंची होती चली गई। इसकी पहली ईंट उस वक्त रखी गई थी जब बंगालियों को ये बताया गया कि उनकी कौमी ज़बान बंगाली नहीं, बल्कि उनके लिए बिल्कुल एक अजनबी ज़बान उर्दू होगी। आप लोग जानते हैं कि जो उर्दू थी यहाँ पंजाब में और इस तरफ तो पहले से मौजूद थी, यानी कि जो मगरबी पाकिस्तान के हिस्से थे वहाँ पर उर्दू पहले से ही काफ़ी समझी और बोली जाती थी और उनके लिए एक बहुत शनासा ज़बान थी। लेकिन अहले बंगाल के लिए उर्दू बिल्कुल एक अजनबी ज़बान थी। तो बानी पाकिस्तान को अगर अपनी ज़िंदगी में मोहलत मिलती तो मुझे यकीन है कि वो अपनी इस गलती का अपनी ज़िंदगी में ही मदावा करते। उसके बाद अलहदगी के ये खलीज बढ़ाने और इसमें मज़ाहमती तहरीक का बीज बोने में बिलाशुबा भारत का किरदार एक खुली हकीकत है। और अब तो जो भारत के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो खुद वहाँ पर बांग्लादेश जाकर वहाँ बंगालियों को अपना ये एहसान जता कर आए हैं कि भारत ने आप लोगों को आज़ादी दिलवाई थी। लेकिन सवाल ये है कि भारत के लिए ऐसा क्यों मुमकिन हो सका? जो कुछ अहले बंगाल के साथ 20 बरस तक होता रहा, उसका जिम्मेदार तो भारत नहीं था। मशरक़ी पाकिस्तान से बिल्कुल एक कॉलोनी की तरह का सलूक रवा रखा जाता था, यहाँ तक कि फ़ौजी हुक्मरानों का तर्ज़ी हुक्मरानी और पॉलिसी ये थी कि मशरक़ी पाकिस्तान का दिफा भी मगरबी पाकिस्तान की सरहदों से किया जाएगा। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से भारत को अपनी अज़ाइम के लिए मशरक़ी पाकिस्तान एक आसान हदफ मिल गया था। और फिर आप खुद सोचिए कि जिस मुल्क को आप दुश्मन कहते हों, दुश्मन समझते हों, तो वो आपसे दोस्ती कहाँ से निभाएगा और कैसे निभाएगा? तारीख के औराक पलटिए तो मुझे सुकूत ढाका की एक दलील जो बहुत वज़नी नज़र आती है, वो बिलाशुबा पार्टीशन में होने वाली जोग्राफियाई हदबंदी थी, जिसकी वजह से इब्तदाई सफ़र में ही मुश्किलात ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया था। एक मुल्क के 2 हिस्से जिनमें सिवाय मज़हब के और कोई कदर मुश्तरक नहीं थी। मज़हब अगर मुल्की हुदूद का तयन करने के लिए एक काफ़ी और वाहिद वजह होती तो इस वक्त दुनिया में 58 ममालिक क्यों होते? पाकिस्तान से आज़ादी मिलने के बाद बानी बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान और पहली मुंतखब पार्लियामान ने जो पहला मुल्की आइन बनाया था, वो एक सेकुलर आइन था जिसकी बुनियाद बंगाली कौमियत और सकाफत पर रखी गई थी। अब एक मुल्क को बने हुए 50 बरस मुकम्मल हो गए। आप तारीख का पहिया पीछे की तरफ तो किसी सूरत भी नहीं मोड़ सकते। आखिर ये क्यों मुमकिन नहीं है कि हम सब बहैसियत कौम माजी की
تلخیوں میں اپنی غلطیاں ڈھونڈیں۔ لیکن پاکستان میں کچھ مذہبی عناصر اب بھی بنگلہ دیش کی علیحدگی کا تمام دوش بھارت اور مزاحمتی تحریک مکتی بہانی پر ڈالتے ہیں، اور یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جو گزشتہ 50 برس سے چلا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ملک قریب نہیں آ پائے ہیں۔ تو کب تک آخر آپ اس بیانیے کو آگے لے کر چلتے رہیں گے؟ 50 برس اور؟ جبکہ تاریخ کے اس موڑ پر یہ اشد ضرورت ہے کہ ماضی کو بھلا کر ہم مفاہمت کی جانب، دوستی کی جانب، محبت کی جانب آگے بڑھیں۔ دوستی اور مفاہمت کے اس راستے پر آگے بڑھنے کے لیے جس قومی بیانیے کی ضرورت ہے، اس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنوبی ایشیا کی تعاون تنظیم سارک ایک بہت ہی مؤثر اور مثبت پلیٹ فارم تھا، جس پر چل کر کافی کامیابیاں بھی حاصل کی گئی تھیں، لیکن پھر بدقسمتی سے جنوبی ایشیا کے جو دو ملک ہیں بھارت اور پاکستان، ان کے جو درمیان جو سیاسی معاملات میں جو مد و جزر آئے، اس کی وجہ سے یہ جو سفر تھا، آگے بڑھنے کا سفر، نہ صرف یہ کہ وہیں رک گیا بلکہ ایک بار پھر پیچھے کی طرف مڑ گیا۔ اب اگر اس تعاون تنظیم کو یعنی سارک کو فعال بنانا ہے تو اس کے لیے جنوبی ایشیا میں بہت ہی مضبوط اور وسیع نظر ایسی قیادت کی ضرورت ہے جس کے پیش نظر ماضی کی غلطیاں، ماضی کی تلخیاں نہ ہوں، بلکہ اس خطے کے اور اپنے اپنے عوام کی فلاح و بہبود ان کے پیش نظر اولین ترجیح ہو۔ تو کیا جنوبی ایشیا میں اس قسم کی قیادت اس وقت موجود ہے؟ یہ فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتی ہوں، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ خدا حافظ۔